हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 स्वर्णिम भारत में आज अपना टॉपिक है चोल वंश। तो हम बात करें किसकी? चोल वंश की। अब चोल वंश को पढ़ने से पहले हमें पहले इसकी स्थिति का पता होना चाहिए कि आखिर चोल वंश जो है वो कहाँ पर स्थापित था। तो देखो, ये भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र में 3 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक है चेर जो कि केरल वाला प्रदेश है। इसमें नीचे है जो पांड्य जो कि कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। और उसी में थोड़ा हिस्सा तमिलनाडु का और उससे ऊपर वाला जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, वहाँ पर कौन सा साम्राज्य स्थापित था? चोल साम्राज्य स्थापित था। इन तीनों में ही संघर्ष चला। तो ये दक्षिण भारत के जो 3 क्षेत्र थे, 3 राज्य थे, इनमें संघर्ष चला। और इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चोल वंश की। तो देखो, सबसे पहले इसमें आती है भाषा कि चोल साम्राज्य जो था उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो इसमें भाषा बोली जाती थी तमिल भाषा। तो तमिलनाडु वर्तमान तमिलनाडु वाला प्रदेश है, तो भाषा कौन सी हो गई? तमिल भाषा हो गई। अब बात करें, देखो एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है कुरल। तो ये जो कुरल है ना, ये ग्रंथ लिखा गया है कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। लिखा किसने? तो तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर एक व्यक्ति थे जिन्होंने तमिल भाषा में ग्रंथ लिखा कुरल, जिससे हमें चोल वंश का पता चलता है। अब इसमें बात करें तो ये जो करिकाल राजा हुए थे, इन्होंने एक तो नगर की स्थापना की जिसे पुहार या पुगार नगर के नाम से जाना गया। तो एक तो इन्होंने नगर की स्थापना की जिसे पुहार या पुगार कहा गया। दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और राजधानी जो थी ना वो उरगपुर से कहाँ पर लेकर गए? कावेरी पत्तनम। तो इन्होंने राजधानी बनाई किसको? कावेरी पत्तनम को। तो पहले कौन सी राजधानी थी? उरगपुर। तो चोल वंश के जो पहले शासक थे, ठीक है, जिन्होंने राजधानी उरगपुर बना रखी थी, और इन्होंने राजधानी को क्या कर दिया? बदल दिया। तो इन्होंने राजधानी रखी कौन सी? कावेरी पत्तनम। करिकाल के बाद में आगे आने वाले जो शासक थे उनमें नाम आता है किसका? आदित्य का। ये जो आदित्य थे ये किसके पुत्र थे? तो एक शासक हुए जिनका नाम था विजयालय। तो विजयालय के पुत्र हुए कौन? आदित्य। इन्होंने क्या किया? पल्लव नरेश अपराजित को हराया। तो देखो, 3 क्षेत्र आप देख रहे हो, एक चेर वाला क्षेत्र, एक पांड्य वाला क्षेत्र, एक चोल वाला क्षेत्र है। अब इस चोल से ऊपर वाली जो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था पल्लव। तो ये जो पल्लव वंश है, ठीक है, इसका राजा था कौन? अपराजित। नाम देखो कितना अच्छा है, अपराजित। तो इस पल्लव नरेश राजा अपराजित को किसने हराया? आदित्य ने हराया। इसके बाद में इसका पुत्र है जिसका नाम था परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम की हम बात करें तो इन्होंने, आदित्य ने तो किसको हराया? पल्लव नरेश किसको? अपराजित को हराया। और परांतक प्रथम जो था उसने पल्लवों की शक्ति, जो बची हुई शक्ति थी, उसको भी क्या कर दिया? कुचल दिया, कमजोर कर दिया, लगभग समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ नीचे अगर हम देखें तो देखो मानचित्र में एक तो परांतक प्रथम ने क्या किया कि पल्लवों की जो बची हुई शक्ति थी उसको भी समाप्त कर दिया। और पांड्य जो शासन था, वंश था, इसकी राजधानी थी कौन सी? मदुरा। इस मदुरा पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो राजराज प्रथम शासक हुए और उन्होंने तंजौर में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। इसका दूसरा नाम था बृहदेश्वर मंदिर। तो एक काम तो इन्होंने ये किया। साथ में क्या किया कि ये जो चोल वंश है इसने आसपास वाले पूरे क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। तो दक्षिण भारत के एक छत्र क्या बने? ये सम्राट बने। तो राजराज प्रथम ने 2 मुख्य कार्य किए। एक तो तंजौर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। और दूसरा इनका जो मुख्य कार्य था वो ये था कि आसपास वाले क्षेत्रों पर इसने दक्षिणी भारत पर
अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से दक्षिण भारत के एक छत्र सम्राट बने, तो काफी ताकतवर शासक रहे। राजराज प्रथम के बाद में आगे जो शासक है उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने देखो एक उपाधि धारण की और उसे गंगेकोंड के नाम से जाना गया। अब ये गंगेकोंड उपाधि इन्होंने कैसे धारण की, तो अगर हम भारत की बात कर लें तो देखो, अगर हम मैप में बात करें तो यहाँ पर पाल वंश था बंगाल के आसपास वाले हिस्से में, और इस बंगाल के आसपास जो बिहार वाला जो हिस्सा है वहाँ पर जो गंगा नदी वाला जो प्रदेश था उस प्रदेश पर इसने आक्रमण किया और क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो गंगा वाले क्षेत्र को जीत लिया, इसलिए उपाधि धारण की कौन सी, गंगेकोंड। तो ये जो गंगेकोंड की उपाधि धारण की, ये गंगा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को जीतने के कारण, तो गंगा वाले क्षेत्रों को जीतने के कारण इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे गंगेकोंड की उपाधि कहा गया। तो राजेंद्र प्रथम के बाद में आगे जो शासक आए उनका नाम था राजाधिराज। राजाधिराज जो शासक बने वो चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कौन से युद्ध में, कोपम के युद्ध में मारे गए। तो उल्टे तीन की हम बात करते हैं तो ये तो अपने गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चालुक्य वंश था और ये चोल वंश था। तो चालुक्य शासक क्या नाम था, सोमेश्वर। तो चालुक्य के जो शासक थे सोमेश्वर, उन्होंने कोप्पम का एक युद्ध हुआ, उसमें किसको हरा दिया, राजाधिराज को हरा दिया और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पर चोल वंश जब हार गया युद्ध में तो आगे आने वाले जो शासक थे राजेंद्र द्वितीय, इन राजेंद्र द्वितीय ने इस चोल वंश की हार का बदला किससे लिया, चालुक्य वंश से लिया। तो चालुक्यों से उन्होंने युद्ध किया कुडल संगमम, और इस युद्ध में राजेंद्र द्वितीय जीत गए और चालुक्य हार गए। तो राजाधिराज की मृत्यु का इन्होंने क्या ले लिया, बदला ले लिया। इसके बाद में आगे बात करें तो राजेंद्र द्वितीय के बाद में आगे आने वाले जो शासक थे उनमें उत्तराधिकार का क्या चल गया, संघर्ष चल गया। और इस संघर्ष में सफल कौन रहे, राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। तो राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम इस उत्तराधिकारी युद्ध में सफल रहे और इसमें इनके पिता की हम बात करें तो देखो इनके पिता थे चालुक्य और माता थी चोल। तो पिता चालुक्य थे और माता चोल थी और उनसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, चालुक्य चोल वंश। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि चोल वंश, उसमें कौन कौन से शासक हुए, उनके समय में क्या क्या काम हुआ। तो चोल वंश को पढ़ने के बाद में आगे हम बात करते हैं चोल प्रशासन की। तो सबसे पहले बात होती है किसकी, मंडलम की। क्या आखिर मंडलम किसे कहते हैं, तो देखो प्रशासन या शासन। तो प्रशासन की दृष्टि से चोल जो राज्य था उसे कितने प्रांतों में, 6 प्रांतों में बांट दिया गया और उसे क्या कहा गया, मंडलम कहा गया। कहने का मतलब है कि शासन अच्छे ढंग से संचालित हो, इसके लिए चोल जो राज्य था, चोल जो साम्राज्य था, उसे 6 प्रांतों में, 6 राज्यों में बांट दिया गया। उसे क्या कहा गया, मंडलम कहा गया। इसमें आगे हम बात करें, एक आता है कासू। क्या आखिर कासू क्या है, तो चोल साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का। तो सोने के सिक्के को क्या कहते थे, कासू, जो किसने चलाया था, चोल वंश के शासकों ने चलाया था। उसके बाद में आगे बात करें तो आता है कर, कि चोल वंश के जो शासक थे वो कर लेते थे किससे, जनता से। तो कर का क्या आधार था, तो भूमि उपज का कौन सा, 6वां भाग, कि जितना उपज होगा उसका 6वां जो हिस्सा है किसको देना है, शासकों को देना है। तो चोल वंश के शासकों को देना है भूमि उपज का 6वां भाग। अब ये देंगे किसके रूप में, तो अगर आप चाहें तो अनाज के रूप में दे सकते हो जो आपने उत्पादित किया है, या फिर स्वर्ण मुद्रा के रूप में दे सकते हो। तो कर प्रणाली भी संचालित थी और वो कौन सा हिस्सा था, 6वां भाग। अब बात करें कला की, तो देखो मंदिर,
मंदिर की जो कला थी, दक्षिण भारत के मंदिर थे और उसमें कौन सी कला थी? द्रविड़ शैली। एक मानचित्र आप देख रहे हो, इसमें देखो दो भाग मैंने कर रखे, एक नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें जो शैली होती है मंदिर बनाने की, वो कौन सी शैली होती है? नागर शैली। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें कौन सी शैली काम में आती है? द्रविड़ शैली। एक शैली और होती है जो कुछ विशेषताएं उत्तरी भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं नागर शैली की, और दक्षिण भारत में कुछ मंदिर बनाए जाते हैं द्रविड़ शैली की। तो इन दोनों विशेषताओं का जो मिला जुला रूप है उसको बेसर शैली भी कहते हैं। तो नागर और द्रविड़ शैली। तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में होने के कारण कौन सी शैली में मंदिर बने गए? तो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए गए। एक मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था जिसको हम वृहदेश्वर मंदिर बोले या राजराजेश्वर मंदिर बोले। किसने बनवाया था? तो राजराज। तो राजराज प्रथम जो थे उन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। इसके बाद में और इसमें बात करें कि कला में और उन्होंने क्या किया, तो देखो दक्षिण भारत में नहर प्रणाली के जनक, कि नहरों के माध्यम से कृषि का कार्य किया जाए, तो इसका जो कार्य था वो किसके माध्यम से संचालित हुआ? तो चोल वंश के शासकों के माध्यम से संचालित हुआ। तो नहर निकाल करके कृषि करने का काम उन्होंने शुरू किया, तो नहर प्रणाली के जनक माने गए। साथ में मंदिरों की गोपुरम शैली का इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो यहाँ पर देखो एक नाम आ रहा है, कौन सी शैली? गोपुरम शैली। तो हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो बाहर जो एक प्रवेश द्वार बना रहता है, ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रवेश द्वार बना रहता है, वो जो शैली है उसी को क्या बोलते हैं? गोपुरम शैली। तो कई मंदिर में देखते हो ये आपको जो दिखाई देता है, ये आपको अक्षरधाम वाले जो मंदिर हैं उनमें आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि मंदिर में एंटर होने से पहले एक बाहर एक सुंदर कलाकृति दिखाई देती है आपको, वो गोपुरम शैली कहलाती है। तो गोपुरम शैली का निर्माण किसने किया? चोल वंश के शासकों ने। तो हमने पढ़ा चोल प्रशासन, चोल कला। आगे हम पढ़ रहे हैं चोलकालीन समाज। तो समाज की बात करें कि चोल वंश का समाज कैसा था। सबसे पहले धर्म की बात करें तो देखो शैव धर्म, कि भगवान शिव को मानने वाले थे कौन? चोल वंश के शासक। तो शैव धर्म का इन्होंने पालन किया। अब उस समय कौन कौन सी समाज में प्रथाएं थी? तो दास और देवदासी प्रथा प्रचलित। तो दास प्रथा और देवदासी प्रथा उस समय क्या होती थी? संचालित होती थी। अश्वमेघ यज्ञ का क्या मिलता है? उल्लेख। क्या आपने देखा होगा कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और वो जितने क्षेत्र में फैलेगा, जितनी दूरी वो तय करेगा, वहाँ तक उस सम्राट, उस राजा का शासन मान लिया जाता है। तो अश्वमेघ यज्ञ का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो हमने पढ़ा चोल वंश। अगला जो अपना टॉपिक है पल्लव वंश, वो हम पढ़ेंगे। Please subscribe YouTube channel, share and like it.